सुप्रभात छात्रों, मैं कुसुमलता उप्रेती आज आपको कक्षा 7 की हिंदी व्याकरण जिसका नाम है उद्बोधन उसका पाठ 1 भाषा पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, इस उद्बोधन की पुस्तक का आवरण इस प्रकार से है। भाषा। प्यारे छात्रों, मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि आप भाषा शब्द जैसे ही मैंने लिया, आप इससे क्या समझे? आप में से कुछ कहेंगे कि जो हम बोल रहे हैं वह भाषा है। बिल्कुल ठीक। बच्चों, लोग विभिन्न भाषाओं में बातें करते हैं। एक समय था जब मनुष्य जंगलों में रहते थे और वो कुछ भी खा लेते थे। पेड़ों में जो उग रहा है, जमीन के अंदर जो है, उसे खोद कर खा लिया और अपना जीवन बिताते थे। उस समय जो मनुष्य था उसकी कोई भाषा थी ही नहीं, क्योंकि उसको जरूरत ही महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वह आप कह सकते हैं किसी ग्रुप में नहीं रहता था। वो अकेले अकेले रहा करता था। जैसे आजकल हम देखते हैं जानवर अकेले अकेले रहते, तो उनको कोई आवश्यकता नहीं होती अपनी भाषा को दूसरे तक पहुंचाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य ने आग जलाना, खेती करना, एक स्थान पर रहना शुरू किया, तो वह धीरे धीरे कुछ ध्वनियां निकालने लगा। इस बात का गवाह हमारा इतिहास है कि मनुष्य का जीवन धीरे धीरे विकसित हुआ। आप सभी ने पढ़ा है, आपने डार्विन का लॉ भी पढ़ा होगा, विज्ञान में पढ़ा है। आप लोगों ने ऐसे कई जो आपके शोध हुए हैं जिनसे पता लगा है कि मनुष्य की रीढ़ की हड्डी पहले कैसी थी, अब वो कैसे सीधी हो गई है। पहले जो मनुष्य था वो जानवर की तरह 4 पैरों पर चला करता था, धीरे धीरे वो 2 पैरों पर चलने लगा, उसका मस्तिष्क ऊपर की ओर हो गया। जो आपकी मेरुदंड है यानी कि रीढ़ की हड्डी, उसकी पहले पूंछ जो बनी होती थी वो रीढ़ की हड्डी की थी। धीरे धीरे उसकी हमें आवश्यकता नहीं थी, तो वो मतलब उसकी कोई आवश्यकता नहीं होने की वजह से, उसका कोई काम नहीं था, तो वो धीरे धीरे छोटी हो गई। और हमारी रीढ़ की हड्डी की जो लास्ट वाली बोन होती है या हड्डी होती है, वो आज भी टेल बोन कहलाती है या पुच्छ कशेरुका कहलाती है। इसी प्रकार हमारे नाखून, ये जब हमें इनकी आवश्यकता नहीं थी, पहले तो हमें इनकी आवश्यकता थी, हम कोई भी चीज को फाड़ते थे तो हमें ये नाखून चाहिए थे, तो ये विकसित थे। लेकिन धीरे धीरे हमने इनकी आवश्यकता को खो दिया, क्योंकि हमने औजारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, तो इनकी जरूरत नहीं पड़ी, जिस कारण ये क्या हो गए, अविकसित हो गए अब। और अब नाखून हमारे सिर्फ रह गए हैं, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों के थे। अब धीरे धीरे ये हमारे कम हो गए हैं। तो तभी तो आज के समय में जो हम अनेक भाषाएं बोलते हैं, इन सभी भाषाओं की प्रगति में हजारों वर्ष लगे हैं। जिस भी देश में जो भी भाषा बोली जाती है, वह उसकी सभ्यता और संस्कृति पर आधारित होती है। भाषा क्षेत्रीय भाषाओं से मिलकर बनी है, अतः हम जो कुछ बोलते हैं वह भाषा होती है। यहाँ तक कि पशु व पक्षियों की भी अपनी अपनी भाषा होती है, वे भी भाषा में बातचीत करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि भाषा में कुछ ध्वनि संकेत होते हैं और फिर उनका कुछ मानक रूप किया जाता है, तो ये एक अलग बात है। इससे हमारी भाषा बनती है, ठीक है। तो जो पशु पक्षी वगैरह बोलते हैं, ये बोलते तो हैं, ये इनकी अपनी भाषा होती है, लेकिन ये कहीं लिखित रूप से नहीं बोल सकते इसको, ये सिर्फ एक संकेत मात्र है, ठीक है। अब इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि जो भाषा होती है वो, उसमें कुछ ध्वनि संकेत होते हैं, ठीक है। और उनको जब हम बोलते हैं तो उनको लिखने का एक तरीका होता है, तो जिसको हम लिपि कहते हैं। यह भी हम आपको इसी पाठ में आगे पढ़ाते जाएंगे। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक, भाषा क्या है। देखो, सामान्य रूप से बेटा जो मैं बोल रही हूँ वो आपके समझ में आ रहा है, जो आप बोलेंगे वो मुझे समझ में आ रहा है, आप जो लिखते हैं उसको मैं पढ़ रही हूँ, मुझे समझ में आता है, मैं जो ब्लैक बोर्ड पर लिखती हूँ वो आपके समझ में आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी भाषा मैं बोलती हूँ वही भाषा आपकी भी है, तभी तो हमको एक दूसरे की भाषा समझ में आ रही है। ऐसे संसार में अनेकों भाषाएं हैं। अंग्रेजी भाषा है, आप देखते होंगे कि अंग्रेजी भाषा में आप फिल्में देखते हैं, नाटक देखते हैं, तो
वो भाषा भी हमें तभी समझ में आती है क्योंकि वह भाषा हम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, हमें समझ में आती है। तो भाषा का सीधा अर्थ ये है कि हम जो कुछ बोलते हैं, वही भाषा होती है। हम दूसरों के सामने जो अपने मन के विचारों को प्रकट कर पाते हैं, वो भाषा के द्वारा ही कर पाते हैं। जैसे मैं आपसे कोई प्रश्न पूछूं कि आपका नाम क्या है? आप खड़े होते हैं और मुझे बताते हैं कि मेरा नाम विनोद है। तो आप मेरे इस प्रश्न को समझे कैसे? भाषा के द्वारा। और मैं आपके उत्तर को कैसे समझी? भाषा के द्वारा। क्योंकि हम दोनों की भाषा एक सी है और हम दोनों अपनी भाषा का आदान प्रदान यानी एक्सचेंज, मैंने आप तक अपना क्वेश्चन पहुंचाया, अपना प्रश्न आप तक पहुंचाया, आपने अपना आंसर, अपना उत्तर मेरे तक पहुंचाया। तो ये क्या है? मेरे अपने अपने विचारों का आदान प्रदान है। हमने एक दूसरे को अपने अपने विचार दिए हैं। अब ये हम लिखकर भी दे सकते हैं, बोलकर भी दे सकते हैं। तो आप समझ गए कि भाषा क्या है? जो भी हम बोलते हैं और जो भी हम अपने मन के विचारों को प्रकट करते हैं या दूसरों के मन के भावों को हम जानते हैं, समझ लेते हैं, वही भाषा है। भाषा के बिना हम अपनी पूरी बात दूसरों के सामने प्रकट नहीं कर सकते हैं। देखो, अगर आपकी भाषा कुछ और है, मेरी भाषा कुछ और है, तो हम दोनों तो अपनी अपनी बात एक दूसरे तक कन्वे नहीं कर पा रहे, पहुंचा नहीं पा रहे, तो हम समझेंगे क्या? तो यहाँ पर हम दोनों की भाषा एक सी नहीं है, तो हम दोनों को भाषा को समझने में क्या हो रही है? परेशानी हो रही है। तो भाषा क्या होती है बेटा? जब एक सी भाषा मैं जो बोल रही हूँ वह आप समझ जाएं या आप जो बोल रहे हैं वह मैं समझ जाऊं, तो वह हमारी भाषा एक सी है। तो वह हमारे किसका? हमारे एक्सचेंज, विचारों को जो हम एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी अपने विचारों को, अपने भावों को जो एक दूसरे को आदान प्रदान कर रहे हैं, उसका माध्यम बनी हुई है, वह भाषा है। अब भाषा की परिभाषा देखते हैं क्या है। भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे तक आसानी से पहुंचाते हैं। भाषा का प्रयोग। आजकल हम भाषा का कई तरीके से प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए हम अपने विचारों को अधिकतर बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। हम टेलीफोन के माध्यम से बातें करते हैं, पत्र लिखकर अपनी बातें बताते हैं। यहाँ भी हम भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अतः इस प्रकार हम भाषा का कई प्रकार से प्रयोग करते हैं। देखिए, अभी आप कॉपी पर लिख रहे हैं, तो यह भाषा का लिखित प्रयोग आप कर रहे हैं। आप टीवी में कोई प्रोग्राम देख रहे हैं, कोई कार्यक्रम आ रहा है, उसको अगर आप देख रहे हैं, उसमें जो लिखा हुआ आ रहा है उसको पढ़ रहे हैं, वह लिखित भाषा का प्रयोग है। लेकिन रेडियो में यदि आप कोई कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो वह मौखिक भाषा है। मैं यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखूं, तो वो लिखित भाषा है। ठीक है? तो अध्यापक ने बच्चों को मौखिक रूप से बताया कि हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा है। बच्चों ने अध्यापक के शब्दों को सुना, समझा और अपनी कॉपी पर लिखा। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है कि आप जानते हैं कि अध्यापक ने अपने शब्दों को कहने के लिए भाषा का प्रयोग किया और बच्चों ने भी भाषा से ही अध्यापक के शब्दों को सुना, फिर समझा और फिर लिखा। अब यहाँ पर एक उदाहरण आपके लिए दिया जा रहा है कि जो भाषा होती है वो क्या है। जैसे मैंने आपको अभी पहले समझाया कि भाषा सिर्फ विचारों का आदान प्रदान है। भाषा का प्रयोग ही हमने इसलिए किया, भाषा की खोज ही हमने इसलिए की कि हम अपने विचारों को, जो मेरे मन में बात है, उसको किसी ना किसी तरीके से आप तक पहुंचा दूं, आप भी मेरे तक अपने कोई भी विचारों को पहुंचा दें, इसलिए हमने भाषा का प्रयोग किया। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दूरदर्शन पर भारतवासियों से अपील की कि भूकंप से पीड़ित, लाचार व असहाय व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में अनुदान दें। प्रधानमंत्री ने लोगों से जो अपील की और लोगों ने प्रधानमंत्री के विचारों को सुना, इसका आदान प्रदान किसी न किसी भाषा द्वारा ही हुआ। अतः भाषा का आदान प्रदान लिखकर, पढ़कर या बोलकर किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको आजकल का एक उदाहरण देते हुए बता देती हूँ। आजकल कोविड-19 फैला हुआ है, आप सभी जानते हैं, इसीलिए लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन हो रखा है, हम सब अपने घरों में हैं और प्रधानमंत्री
बार-बार देश के नागरिकों से अपील करते हुए आप देखते हैं कि कह रहे हैं कि कोई भी झुंड में ना हो, सब अपने घर पर रहें। जब कोई बहुत ही ज़रूरी काम हो, तब घर का कोई एक सदस्य जाकर उस कार्य को कर ले। पुलिस लगी हुई है, आप देख रहे हैं डॉक्टर्स लगे हुए हैं हॉस्पिटल्स में। तो ये सारा कुछ, जो कुछ भी देश में हो रहा है, ये हमें कैसे पता लग रहा है? हमें समाचार के माध्यम से पता लगता है, समाचारों के माध्यम से पता लग रहा है और जो प्रधानमंत्री हमसे अपील करते हैं, वो हम टीवी पर सुनते हैं, रेडियो पर सुन रहे हैं और अगले दिन न्यूज़पेपर पर या समाचार पत्रों पर वह लिखित रूप में आ जाता है। तो ये भाषा के तीनों रूप आपने देख लिए? भाषा के दोनों रूप जो प्रधानमंत्री जी अपना बोलकर कह रहे हैं, लिखकर न्यूज़पेपर में आ जाता है, अगले दिन समाचार पत्रों में आ जाता है और लिखकर, पढ़कर हमारे तक जो बात पहुंच जा रही है, ये भाषा है। भाषा के रूप, भाषा 2 प्रकार की होती है। देखिए, वैसे तो भाषा के 3 रूप माने गए हैं, लेकिन आपकी पुस्तक में ये 2 रूप ही दिए गए हैं। इसलिए मैं आपको यहाँ पर भाषा के 2 रूप ही बताऊंगी। पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है और लिखित भाषा क्या होती है? जैसा आप सभी जानते हो कि आप जब कक्षा में बैठे होते हो, तो आप कितनी बातें करते हैं? करते हैं? काम की बातें भी होती हैं उसमें। कई बच्चे लास्ट डे नहीं आए होते, पिछले दिन नहीं आए होते हैं, तो वो आगे वाले दिन अपना आकर अपने सहपाठी से कार्य पूछते हैं, काम पूछते हैं कि कल क्या-क्या हुआ था। जब कोई टीचर आपको बोलने नहीं देती है, कहती है कि भाई अब बात नहीं करनी है, तो आप उसको कुछ लिख के भी दे देते हो कि मुझे प्लीज काम बता दो। करते हैं ना आप ये सब बातें, ये हरकतें होती हैं क्लास में, करते हो ना? तो बस यहीं से आप समझ लीजिए कि आप भाषा के दोनों रूपों का प्रयोग करते हो, मौखिक भाषा का भी और लिखित भाषा का भी। मौखिक भाषा, ओरल लैंग्वेज, जब हम बोलकर भाषा का प्रयोग करते हैं तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। जैसे प्रधानमंत्री ने अपनी भाषा से लोगों को अपने विचारों से अवगत कराया। उन्होंने कहा, नेहरू के सपनों का भारत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम महात्मा गांधी के आदर्शों पर चल रहे हैं, फिर भी कुछ आतंकवादी तत्व हमारी जड़ों को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु हम कांटों भरे रास्ते पर डगमगाएंगे नहीं, हम आतंकवाद को जड़ से मिटाकर ही शांति से बैठेंगे, हम देश के कोने-कोने में अमन और शांति का वातावरण बनाएंगे। इस प्रकार प्रधानमंत्री जी ने भाषण द्वारा अपने विचारों को जनता तक पहुंचाया। अतः हम परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि यह भाषा मौखिक भाषा है। दूसरी है लिखित भाषा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिटन लैंग्वेज। जब हम अपने मन के भावों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, तो भाषा का लिखित रूप कहलाता है। जैसे कि हम पत्र या प्रार्थना पत्र आदि लिखकर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। आप लिखते हैं ना, लेटर लिखते हैं, एप्लीकेशंस लिखते हैं, तो ये क्या है? भाषा का लिखित रूप है। वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। उदाहरण के लिए पुस्तक, समाचार पत्र आदि। आप जानते हैं ना कि बुक में प्रिंटिंग और की आपके प्रिंट हुआ है सारा समाचार पत्र या न्यूज़पेपर, इसमें सारा प्रिंट प्रेस से होकर आता है। तो ये क्या है? आपके लिखित भाषा है, तभी तो आप पढ़ पाते हैं इसमें लिखा हुआ। अब आपको एक बात याद रखनी है कि जो लिखित भाषा होती है, वही भाषा का स्थायी रूप होती है। स्थायी का मतलब होता है परमानेंट। जैसे आप सभी जानते हैं, मैं थोड़ा आपको एक एग्जांपल देती हूँ हिस्ट्री से। हम ये कैसे जानते हैं कि कभी यहाँ पर कोई सिविलाइजेशन थी? हम कैसे कह सकते हैं? कभी गौतम बुद्ध यहाँ पर थे, महावीर थे, गुरु नानक साहब थे। ये सब प्रमाण हमारे को इतिहास से मिलते हैं। इतिहास से कैसे मिलते हैं? जब कोई खुदाई होती है तो उसमें कुछ लिखे हुए प्रमाण मिलते हैं, कुछ बर्तन मिलते हैं, कुछ धातुएं मिलती हैं, तो उससे हम पता लगाते रहते हैं कि ये कौन से युग में थे, किस टाइप का उस समय में चलन था, किस तरीके से उस समय बोलियां थी, किस तरीके से लिखा जाता था, आदि आदि। तो लिखित भाषा ही हमारी जो होती है
वो स्थायी होती है, परमानेंट होती है। भारतीय भाषाएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। इस भाषा को 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। इन भाषाओं में से 22 भाषाओं को संविधान द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। प्यारे बच्चों, क्या आपको मालूम है कि हिंदी को ही भारत के संविधान में राष्ट्रीय भाषा क्यों बनाया गया? देखिए, कोई भी भाषा इतनी ऊंचाई तक कब पहुंच सकती है? जब उस भाषा को अधिकांश लोग बोल सकते हो, समझ सकते हो और लिख सकते हो। तो भारत में हिंदी भाषा को यह गौरव प्राप्त है कि उसे अधिकांश लोग, अधिकांश भारतवासी समझ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। इसलिए इसे हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अनुच्छेद 343 में 14 सितंबर 1949 को इसे राष्ट्रीय भाषा बना दिया गया। अब जो 22 भाषाओं को हमारे संविधान द्वारा मान्यता दी गई है वे हैं हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उड़िया, गुजराती, कन्नड़, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, नेपाली, असमिया, कश्मीरी, मैथिली, संथाली, उर्दू, डोगरी, मराठी, बोडो। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें से कुछ हैं फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, अरबी, फारसी, हिंदी, अंग्रेजी, चीनी, हिब्रू आदि। बोली। बोली क्षेत्रीय भाषा होती है। बोली का एक अपना सीमित क्षेत्र होता है। देखो प्यारे बच्चों, आप सब अपने गांव से जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारत जो है वो गांव का देश है, कृषि प्रधान देश है। तो आप सब छुट्टियों में अपने गांव जरूर जाते होंगे। पूरे वर्ष भर चलो नहीं भी जा पाते, लेकिन छुट्टियों में तो आप लोग जरूर जाते हैं, या तीज त्योहार में चले जाते हैं अपने गांव। आपने देखा होगा कि आपके क्षेत्र की बोली बिल्कुल अलग होती है। और भारत के विषय में तो ये कहा भी जाता है कि यहाँ जितनी जल्दी पानी नहीं बदलता, उतनी जल्दी यहाँ पर बोली बदल जाती है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर बोली बिल्कुल अलग हो जाती है। तो बोली में अपना एक ग्रामीण पुट होता है, एक ग्रामीण अंचल की होती है। उसमें जो लोकल लोग होते हैं वहां के, वो उसको बोलना पसंद करते हैं, वो बोली होती है। तो बोली जो होती है वो किसी क्षेत्र विशेष की होती है। बोली का अपना एक सीमित क्षेत्र होता है, वो ज्यादा लोग नहीं बोल पाते उसको, बस उस इलाके में रहने वाले ही लोग उसको बोल पाते हैं। थोड़े आगे जाओ तो दूसरे लोग दूसरी बोली बोल रहे होते हैं, उसके थोड़े किसी और आगे के गांव में चले जाओ, वहां लोग अलग ही बोली बोल रहे होते हैं। तो बोली जगह जगह पर थोड़े थोड़े क्षेत्र के अंतर्गत बदलती रहती है। केवल उस क्षेत्र में रहने वाले लोग ही उसे बोल और समझ सकते हैं। जबकि भाषा, मैंने आपको बताया कि भाषा क्या है, भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। ज्यादा से ज्यादा लोग उसको बोल सकते हैं, समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो बोली का अपना कोई लिखित रूप नहीं होता, इसका कोई भी लिखित साहित्य भी नहीं होता। भारतवर्ष में लगभग 1652, कितनी? 1652, 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। भाषा और बोली में अंतर होता है, जो निम्नलिखित प्रकार से है। मैं आपको यहां पर भाषा और बोली दोनों का अंतर स्पष्ट कर रही हूं। पहला, भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। दूसरा, भाषा में साहित्य रचना होती है, लिटरेचर लिखा जाता है। थर्ड या तीसरा, भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है। प्यारे बच्चों, मैं यहां पर आपको ये स्पष्ट कर दूं कि जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं, आप उनमें देखेंगे
हिंदी का प्रयोग होता है, अंग्रेजी का प्रयोग होता है, क्योंकि ये भाषाएं हैं और सरकारी कामकाज की भाषा में हमेशा जो होता है हिंदी का प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है, बोलियों का प्रयोग नहीं करते वहां पर। दूसरा है बोली। बोली का जो क्षेत्र है वो बहुत ही कम होता है, सीमित होता है। यह भाषा की अपेक्षा सीमित होती है। दूसरा, बोली केवल बोली ही जाती है। यदि किसी बोली में साहित्य रचना होती है तो वह बोली उपभाषा बन जाती है, जैसे अवधी और ब्रज। यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, समझा दूं, बोली में कभी भी कोई साहित्य लिखा जाता ही नहीं। लेकिन हमारे यहाँ दो बोलियां ऐसी थी, क्योंकि हम राम जन्मभूमि मानते हैं, कृष्ण की जन्मभूमि मानते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक तो अवधी भाषा जो कहाँ की है, अवध की, जो कहाँ है, अयोध्या में। दूसरी है ब्रज, ये भी उत्तर प्रदेश में है। बहुत से बच्चे ब्रज घूमने जाते हैं, मथुरा वृंदावन ब्रज जाते हैं घूमने, तो वहां की जो बोली थी ब्रज, उसमें क्या है कि इनमें साहित्य लिखा गया। देखो क्या लिखा गया। अवधी भाषा जो थी, अयोध्या की जो अवधी भाषा थी, उसमें तो लिखा गया रामचरितमानस, जो आज घर घर में पढ़ा जाता है, जिसको आप रामायण कहते हो। हमारे घर में रामायण का पाठ हो रहा है, मंदिर में रामायण का पाठ हो रहा है, तो वो क्या है, रामचरितमानस। और उसकी भाषा क्या है, वो अवधी भाषा में लिखा गया है। जो किसने लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है। दूसरी ओर ब्रज, ब्रज भाषा में जिन्होंने सबसे ज्यादा लिखा वो थे आपके सूरदास जी। उन्होंने भगवान कृष्ण के बारे में बहुत 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 ज्यादा लिखा है। उनके बचपन से लेके उनकी जो वो अपनी गोपियों के साथ रास लीला रचाते थे, उनके हर क्रियाकलाप पर उन्होंने लिखा है। तो ये दो भाषाओं में जो साहित्य बना मिला, उसकी वजह से ये दो बोलियों को उपभाषा का दर्जा दे दिया। बच्चों, भाषा ये तब भी नहीं कहलाई, भाषा एक ही है, हिंदी भाषा, लेकिन ये उपभाषा हो गई, क्योंकि बोली होते हुए ये सीमित लोगों तक नहीं रही, इसका क्षेत्र बड़ा हो गया। देखो अवधि, मेरे घर में भी रामचरितमानस पढ़ी जाती है, आप लोगों के घर में भी पढ़ी जाती है, मंदिर में भी पढ़ रहे हैं। तो ये जो भाषा है इसने अपना विस्तार ले लिया, तो ये भाषा नहीं बनी, ये बोली थी, ये उपभाषा बन गई, ठीक है, लेकिन भाषा नहीं बनी। तीसरा, बोली का प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बोली सीमित क्षेत्र में, एक गांव के लोग उस बोली को बोलते हैं, दूसरे गांव के बोलते ही नहीं है। जबकि सरकारी कामकाज में पूरे देश के लिए एक सा चलाना होता है, तो पूरे देश की भाषा कौन सी होनी चाहिए? वही जो संविधान में लिखी हुई है, अर्थात हिंदी, जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है। बोली का प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं होता, बल्कि किसी क्षेत्र विशेष के जन सामान्य के परस्पर व्यवहार या विचारों के आदान प्रदान में होता है। क्षेत्र विशेष के जन सामान्य का क्या मतलब है? यानी कि उस गांव के या उस इलाके के लोग अपने विचारों को एक दूसरे से बोल सकें और दूसरे के विचारों को अपने आप ले सके, ग्रहण कर सके, तो उनका अपना काम चलना चाहिए, उतने के लिए ही वो बोली का प्रयोग करते हैं। जैसा कि प्यारे छात्रों, आप सभी जानते हो कि हमारे भारत को राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है, जिससे कि राज्यों की व्यवस्था सुधर सके और देश की उन्नति हो सके, देश का अच्छा नव निर्माण हो सके। इसके लिए तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि हमारे कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। हमें यह भी पता होना चाहिए कि उन राज्यों में, क्योंकि हैं तो वो हमारे देश के, तो हमारे देश के जो राज्य हैं उनमें कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। तो कौन सी भाषा किस प्रांत या राज्य में बोली जाती है, इसका ज्ञान होना तो बहुत जरूरी होता ही है। आओ अब अनेक प्रांतों में बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में जानें। यह सब जानने के लिए आपको ये जो तालिका दी गई है ना, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। भारत के राज्यों में बोली जाने वाली भाषाएं, एक तरफ है प्रांत और दूसरी तरफ उनकी भाषाएं लिखी हुई हैं। आंध्र प्रदेश तेलुगु उर्दू, अरुणाचल प्रदेश हिंदी अंग्रेजी असमिया गिस्सी डफरा, असम असमिया बंगला, बिहार हिंदी, गोवा मराठी कोंकणी पुर्तगाली अंग्रेजी,
गुजरात, गुजराती, हिंदी। हरियाणा, हिंदी, हरियाणवी। हिमाचल प्रदेश, हिंदी, पहाड़ी। जम्मू कश्मीर, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, लद्दाखी, पंजाबी। कर्नाटक, कन्नड़। केरल, मलयालम। मध्य प्रदेश, हिंदी। महाराष्ट्र, मराठी, हिंदी। मणिपुर, मणिपुरी, अंग्रेजी। मेघालय, खासी, गारो, आदिवासी, अंग्रेजी। मिजोरम, मिजो, आदिवासी, अंग्रेजी। मेघालय, खासी, गारो, आदिवासी, अंग्रेजी। मिजोरम, मिजो, आदिवासी, अंग्रेजी। ओडिशा, उड़िया, हिंदी। उत्तर प्रदेश, हिंदी। नागालैंड, असमिया, आदिवासी, अंग्रेजी। पंजाब, पंजाबी, हिंदी। राजस्थान, हिंदी, राजस्थानी। सिक्किम, हिंदी, भूटिया, नेपाली, मणिपुरी। त्रिपुरा, त्रिपुरी, असमिया, बांग्ला, मणिपुरी। तमिलनाडु, तमिल, पश्चिम बंगाल, बांग्ला। अब हमारे देश में केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिन्हें आप यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। तो इनमें जो बोलियां बोली जाती हैं या भाषाएं बोली जाती हैं वो इस प्रकार से हैं। अंडमान निकोबार, हिंदी, बांग्ला, तमिल, मलयालम। चंडीगढ़, हिंदी, पंजाबी। दादरा एवं नागर हवेली, हिंदी, गुजराती, मिली, भिलोडी। दमन और दीव, मराठी, गुजराती, हिंदी। दिल्ली, हिंदी, पंजाबी, उर्दू। लक्षद्वीप, मलयालम, आदिवासी। पांडिचेरी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, फ्रेंच। प्रकार से छात्रों, जो आपको अभी राज्यों और केंद्र शासित जो हमारे राज्य थे उनमें जो भाषाएं बोलियां जो बोली जाती हैं वो विस्तार पूर्वक से आपको बताई गई। तो आप उन सबको अच्छे से याद कर लेना। मानक भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि जो भाषा होती है अगर उसका एक सा रूप ना लिखा जाए तो कोई उसे कुछ पढ़ेगा, कोई कुछ पढ़ेगा। आपको उदाहरण के लिए मैं बताऊंगी तो आपको जल्दी समझ में आएगा। जैसे कमल का फूल रखा हुआ है, अब मैं उसको लिखती हूँ कमल, मैं कहती हूँ ये ठीक है। कोई अन्य उसको लिखता है चटम, चटम, और वो कहता है ये ठीक है। तो एक अगर कमल को हमें लिखना हो और दूसरे व्यक्ति को भी उसे कमल ही पढ़ना हो तो ये कैसे संभव है? ये भाषा को मानक रूप देने से ही संभव हो पाता है। यानी कि एक स्टैंडर्ड दे देते हैं हम अपनी भाषा को कि ये शब्द को ऐसे ही लिखा जाएगा, इसमें इसी प्रकार की मात्रा होगी तो यह शब्द सही है, अन्यथा गलत है। तो प्यारे बच्चों, आप ये तो जान ही चुके कि भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। यदि भाषा में एक रूपता न लाई जाए तो भाषा भाषा नहीं होगी, वो खिचड़ी बन जाएगी जिसका कोई अर्थ नहीं होगा। अतः भारत में एक रूपता रखने के लिए ही भाषा को मान्यता दी है, जिसे मानक भाषा कहा जाता है। कभी कभी भाषा के विकास में वर्णों को लिखने का ढंग बदल जाता है। एक ही वर्ण दो तरह लिखा जाता है। इसका प्रभाव शब्दों तथा भाषा को लिखने पर पड़ता है। हिंदी का मानक रूप निश्चित किया गया है। यहाँ पर शब्दों के अमानक रूप भी दिए हैं और मानक रूप भी दिए हैं। अमानक मतलब जो पहले चलते थे, जो अब हम नहीं मानते या जिनको अब हम सही नहीं मानते। लेकिन पुराने समय में पुराने समय इतना पुराना नहीं, जब जैसे आपकी मम्मी पापा वो अमानक रूप से ही लिखा करते थे चीजों को। लेकिन
अब जिस तरह भाषा का विकास होता जा रहा है, शब्द आते जा रहे हैं, तो इनका मानक रूप बना दिया गया है। अमानक रूप में आप देख रहे हैं सामने कि हिंदी कैसे लिखा हुआ है, ह पे छोटी की मात्रा है और फिर आधा न और द पे बड़ी की मात्रा, जो कि मानक रूप में यानी आजकल के रूप में जो किस तरह चला गया है, ह पे छोटी की मात्रा और एक बिंदी, द और उस पर बड़ी की मात्रा, यानी जो आधा न है उसका रूप एक बिंदी ने ले लिया है। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिए कि कहां पर आपको अंतर नजर आ रहा है। ध्यान से देखिए और मेरे पीछे पीछे से पढ़िए। हिंदी हिंदी, परंतु परंतु, गए गए, चाहिए चाहिए, जाए जाए, विद्यालय विद्यालय, पंडित पंडित, अंत अंत, आरंभ आरंभ, चंचल चंचल, कुत्ता कुत्ता, संबंध संबंध, भक्त भक्त, द्वारा द्वारा। देखो छात्रों, यहाँ पर ये जो अमानक रूप और मानक रूप है, इन्हें बोलने में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि जो पुराने समय में जब हिंदी थी तब ये ही रूप जो थे, जो आज अमानक माने जा रहे हैं, ये सही थे और लोग इसी को लिखा करते थे और ये बिल्कुल सही माने जाते थे। लेकिन भाषा का क्योंकि विकास हो रहा है, इसलिए जो आज अमानक माने जा रहे हैं वो कभी मानक थे, लेकिन उनको अब हटा दिया गया है। अब ये जो मानक रूप है आपको इन्हें सही माना जाता है। तो अगर आपको ये शब्द कभी भी आते हैं तो आपको उन्हें आज के समय से लिखना है, यानी मानक रूपों में लिखना है उन्हें। लिपि, लिपि होती है स्क्रिप्ट। प्रत्येक भाषा को लिखने की कोई ना कोई विधि होती है जिसे लिपि कहा जाता है। देखो इसको मैं आपको एक उदाहरण द्वारा बताती हूँ। अगर आप पंजाबी हैं, आपके घर में सरदार हैं, आपके घर में गुरु ग्रंथ साहब रखा हुआ है, तो आप उसकी लिखने का जो तरीका है उसको देखना, वो गुरुमुखी में लिखा गया है, उसकी लिपि गुरुमुखी है। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपके घर में कुरान शरीफ होगी, उसमें आप देखें कि वो अरबी फारसी जिस लैंग्वेज में लिखी गई है उसको लिखने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। वह कहां से जा रही होगी, आपके सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ को जा रही होगी, उसकी लिखावट जो है, तो उसकी लिपि अलग है। हिंदी भाषा जब आप लिखते हैं तो उसकी लिपि अलग है, उसकी लिपि को देवनागरी कहते हैं, यानी कि उनको लिखने का तरीका, जैसे हिंदी में हम लिखते हैं क ख ग आ, ये लिखते हैं, ये आपने लिखे हुए है ना हिंदी में, तो आप देखिए किस तरह लिखते हो। अगर आप गुरुमुखी की जो सॉरी गुरु ग्रंथ साहब की जो लिपि है गुरुमुखी, अगर आप जानते हैं उसको लिखने का तरीका, तो आपको पता होगा वो किस तरीके से लिखी जा रही है। तीसरा, अगर आप उर्दू लिख रहे हैं तो उसको आप देख रहे हैं, उसकी लिपि को देख रहे हैं कि वो किस तरीके से लिखी जा रही है उर्दू भाषा। तो हर एक की लिपि अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि हर भाषा की हर भाषा में जो वो है उनकी लिपि अलग होगी, नहीं, लिपि जिसमें एक से तरीके के वर्ण लिखे जाएंगे वो उस लिपि के अंतर्गत आ जाएगी। जैसे मराठी है वो हिंदी की तरह लिखी जाती है, नेपाली है वो हिंदी की तरह लिखी जाती है। बोलने का टोन अलग है, बोलने का तरीका अलग है, उसके एक्सेंट्स अलग हैं, उसको बोलने का उच्चारण अलग है, लेकिन लिखी वो हिंदी की तरह ही जाती है, इसलिए उसकी लिपि भी देवनागरी में आ जाती है। तो लिपि क्या हुआ बच्चों, प्रत्येक भाषा को लिखने का ढंग, जिसे लिपि कहा जाता है। संसार भर की भाषाएं भिन्न भिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। भारतवर्ष में हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। इसके अतिरिक्त संस्कृत, आपने देखा है ना, संस्कृत में भी बिल्कुल हिंदी वाले ही वर्ण इस्तेमाल किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे ही मराठी में, नेपाली में। तो ये भाषाओं की जो लिपियां हैं वो भी देवनागरी हो गई हैं, ठीक है, वो भी देवनागरी होती हैं। तो संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाएं भी देवनागरी में ही लिखी जाती हैं। उर्दू भाषा की लिपि का नाम फारसी है, पंजाबी भाषा की लिपि का नाम गुरुमुखी है तथा अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम रोमन है। अब जो भी भाषा
कहीं भी किसी भी देश में अगर वो लिखी जा रही है और उसमें अंग्रेजी वाले अल्फाबेट आ रहे हैं, तो उसकी जो लिपि होगी वो रोमन होगी। व्याकरण, व्याकरण क्या है? इतनी बड़ी आपकी पुस्तक लगी है व्याकरण की, और आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं व्याकरण। व्याकरण है क्या? आसान शब्दों में आपको कहूं तो व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना, और जब हम आप कोई भाषा को लिखते हैं, बोलते हैं, उच्चारित करते हैं उसको, तो उसका शुद्ध रूप जो बताता है वो व्याकरण होता है। व्याकरण के बिना भाषा अधूरी होती है, क्योंकि व्याकरण ही भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराती है। आपको पता होना चाहिए कि व्याकरण ही बताती है कि पहले संज्ञा आएगा, कि इसके बाद क्रिया आएगी, या इसके बाद आप इंग्लिश में पढ़ते हो वर्ब आएगा, एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन आएंगे। ये पढ़ते हैं ना आप, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, ये सब, कि कौन किसके बाद आएगा, कौन किसके पहले आएगा, यानी उसको वाक्य को शुद्ध रूप से लिखना। इसका ज्ञान कौन कराता है? व्याकरण। क्योंकि व्याकरण में नियम होते हैं कि इसके बाद ऐसा होगा तो ये आना चाहिए, ऐसा है तो ये आना चाहिए। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भाषा के फॉर्मूले होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो व्याकरण के बिना भाषा अधूरी होती है, क्योंकि व्याकरण ही भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराती है। व्याकरण एक शास्त्र है, इसके नियमों द्वारा ही भाषा का शुद्ध रूप निर्धारित होता है। किसी भी भाषा के ज्ञान के लिए उसके व्याकरण का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। व्याकरण ही भाषा को सुंदर व शुद्ध रूप से व्यवस्थित करता है। उदाहरण के लिए, आप अंग्रेजी भाषा बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेकिन आप सारा उल्टा सीधा लिखने लग जाएं, सारा उल्टा सीधा बोलने लगे, तो वो शब्द का कोई और ही अर्थ निकल जाएगा। जबकि यदि आपने उसकी व्याकरण पढ़ी हुई है, तो आपके जो उसके सेंटेंस बना रहे हो, जो उसके वाक्य बना रहे हो, वो बिल्कुल सही होंगे। जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल सही होंगे। आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो फीमेल होते हैं और औरतें हैं, स्त्रीलिंग है, और बोलते हैं मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं। ये गलत है। ये कैसे पता लगता है? व्याकरण के द्वारा। तो व्याकरण को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो व्याकरण है, पूरी की पूरी व्याकरण को 4 भागों में, आपके 3 ही हैं, तो यहाँ पे मैं आपको 3 ही बताऊंगी कि पूरी की पूरी व्याकरण को 3 भागों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है। सबसे पहले वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। प्यारे छात्रों, इसको एक उदाहरण के द्वारा मैं तुम्हें बताती हूँ कि जब आप बिल्कुल छोटे थे, जब आपने पहली बार स्कूल में कदम रखा, तो आपकी वहां की मैम ने या मैडम ने या अध्यापिका ने आपको क्या पढ़ाया? सबसे पहले उसने आपको अ से अनार पढ़ाए, ज्ञ से ज्ञानी तक। बस यही थे वर्ण। दूसरा, जब आप पास हुए, केजी में गए, तो आपको वहां की अध्यापिका ने पढ़ाए अब, कब, अमर, अमर, अदरक, अदरक, और शब्दों में मात्रा लगानी बताई, सब शब्द बनाने सिखाए। वो हो गए आपके शब्द विचार। तीसरा है आपका वाक्य विचार। जब आप उससे बड़ी कक्षा में गए, तो आपको वहां पे पूरे के पूरे सेंटेंस मेकिंग करने थे, सेंटेंस बनाते, वाक्य बनाने थे। तो ये समझ लीजिए कि ऐसे ही व्याकरण को भी इन्हीं भागों में बांटा गया है। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार में हम संपूर्ण हिंदी में, जो संपूर्ण रूप से हिंदी में जितने भी शब्द आए, वर्ण आए, सॉरी अल्फाबेट जिन्हें कहेंगे, वर्ण आए हैं, वो कहां से आए, उनको प्रोनाउंस करने का तरीका क्या है, उनको उच्चारित करने का तरीका क्या है, हमारी श्वास कहां कहां टकराती है जब हम उन वर्णों को बोलते हैं। उदाहरण के लिए, स्वर और व्यंजन, आपका जो स्वर और व्यंजन पढ़ते हो वो इसी के अंतर्गत आता है, वर्ण विचार के अंतर्गत। फिर स्वरों के भी आप 3 भाग पढ़ लेते हैं। फिर व्यंजनों के भाग पढ़ते हैं कि ये स्पर्श व्यंजन है, ये ऊष्म व्यंजन है, आदि। ये सारा कुछ, अघोष, घोष, ये सारा जितना भी वर्णों के अल्फाबेट के बारे में नॉलेज है, वो सारी वर्ण विचार के अंतर्गत आती है। ये वर्ण विचार के अंदर हमें पढ़ना होता है। बाद में यही आपके पाठ बन जाएंगे। ठीक है, इन्हीं में आपको हम डिटेल से इनके बारे में पढ़ाएंगे। दूसरा है शब्द विचार।
व्याकरण में ही हम शब्दों के बारे में भी पढ़ते हैं। अब शब्द कहां से आए? कोई कहता है कि संस्कृत से आए, कोई कहता है कि नहीं, वही संस्कृत के शब्दों को हमने तोड़ा मरोड़ा तो वो हिंदी के शब्द बन गए। कोई कहता है जो हमारी देशी भाषाएं थी, जो हमारे गांव देहातों की भाषा थी, उनमें से शब्द आए। कोई कहता है इतने सालों से यहाँ इतने विदेशियों ने राज किया और कभी हम बाहर देश गए तो कुछ शब्द वो हमें दे गए अपने, वहां से हमने उनके शब्दों को ले लिया। और ये सच्चाई भी है कि आप देखते हो आज हम स्कूल, फ्रॉक, तकिया, कारतूस, ये जो शब्द बोलते हैं ना, रिक्शा, ये आपको मालूम है रिक्शा शब्द जापानी शब्द है। और चीनी, चीनी शब्द तो चाइना का है। तो देखो हमने किस तरीके से इन शब्दों को ले लिया है। स्कूल, फ्रॉक, या हिंदी में भी बोलते हैं ना, मैं स्कूल जा रहे हैं, फ्रॉक पहन रखी है मैंने, तो ये सब अंग्रेजी भाषा से आ गए। टॉफी खा रही हूँ, टॉफी अंग्रेजी शब्द है। तो किस तरीके से हमारे शब्द हमारे व्याकरण में आ गए और उन्हें हमने अडॉप्ट कर लिया या स्वीकार लिया, अपनी भाषा में इस्तेमाल करने लगे, प्रयोग करने लगे। तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य विचारों में हम पूरे के पूरे वाक्यों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे ये वाक्य सरल है या संयुक्त है। आप अंग्रेजी में पढ़ते हो ना, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, वो सब इसके अंतर्गत आता है। जब आप पढ़ते हैं कि ये तो सामान्य है, ये साधारण वाक्य है, मैं जा रही हूं, ये तो नकारात्मक है, निषेधात्मक, नेगेटिव जिसको बोलते हो, मैं खाना नहीं खा रही हूं, जैसे प्रश्नवाचक हो गए, मैं वहां क्यों जाऊं, आप कहाँ जा रहे हैं। तो इस तरीके से आदेशात्मक हो गए, ठहरो, बैठकर किताब पढ़ो। इस तरीके से संकेतार्थक हो गए, और भी वाक्यों के भी कई प्रकार होते हैं। तो वो सारा जो हम पढ़ेंगे वो वाक्य विचार के अंतर्गत पढ़ेंगे। पहला है वर्ण विचार। वर्ण विचार से हमें वर्णों के उच्चारण, जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि वर्ण अल्फाबेट के बारे में ही हम सारी डिटेल्ड जितनी भी जानकारी प्राप्त होगी वो हमें वर्ण विचार के अंतर्गत होती है। तो वर्ण विचार से हमें वर्णों के उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन और बनावट, उनको किस तरीके से लिखा जाएगा, का ज्ञान प्राप्त होता है। दूसरा शब्द विचार। शब्द विचार द्वारा हम शब्दों की बनावट, शब्दों की उत्पत्ति यानी वो कहां से आए, उनके वो पैदा कहां से हुए, आए कहां से, तथा शब्दों के भेदों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तीसरा है वाक्य विचार। वाक्य विचार से हम वाक्य के भेदों, वाक्य के प्रयोग तथा रचना आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिनका विस्तार पूर्वक अध्ययन अगले अध्यायों में कराया जाएगा। अब इस पाठ में कुछ आपको याद रखने योग्य बातें हैं, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि ये चैप्टर की समरी है। पहला, भाषा के द्वारा हम अपने मन के भावों तथा विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। दूसरा, भाषा का प्रयोग हम बोलकर या लिखकर करते हैं। तीसरा, भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। चौथा, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली है, यह एक निश्चित क्षेत्र तक ही सीमित होती है। पांचवा, भाषा को जिस विधि से लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। छठा, व्याकरण भाषा को शुद्ध, सरल और प्रभावी बनाता है। अब हमारा पूरा का पूरा जो पाठ था वो समाप्त हो गया है और अब यहाँ पर अभ्यास कार्य शुरू हो गया है। तो इसमें पहला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और इसके अंतर्गत आपके सारे प्रश्न उत्तर आएंगे। पहला प्रश्न है, भाषा से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। सबसे पहले मैंने आपको भाषा के बारे में क्या बताया था कि भाषा क्या है, भाषा ध्वनि संकेत हैं। उदाहरण देकर स्पष्ट करो भाषा को। जब हम अपने मन के विचारों को किसी को बोलकर या लिखकर और दूसरे के मन के विचारों को बोलकर या लिखकर समझ सकते हैं तो उसे भाषा कहते हैं। उदाहरण दे दीजिए कि अध्यापिका ने श्याम पट पर प्रश्न उत्तर लिखे, यह भाषा का लिखित रूप है। ख,
भाषा के कितने रूप होते हैं, नाम लिखिए। भाषा के 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा। ग, बोली किसे कहते हैं? क्या बोली भी भाषा का रूप है? स्पष्ट कीजिए। बोली क्षेत्रीय भाषा होती है। बोली का एक अपना सीमित क्षेत्र होता है। क्या बोली भी भाषा का रूप है? बोली जो होती है वो क्षेत्रीय रूप है और भाषा जो होती है वो विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। घ, भाषा और बोली में क्या अंतर है? ये मैंने आपको पीछे भी बताया था कि भाषा क्या होती है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है, भाषा में साहित्य रचना होती है, भाषा का प्रयोग सरकारी कामकाज में किया जाता है। और बोली क्या होती है? बोली भाषा का क्षेत्रीय रूप होती है और यह रूप भाषा की अपेक्षा सीमित होता है। बोली केवल बोली ही जाती है। यदि किसी बोली में साहित्य रचना होती है तो वह बोली उपभाषा बन जाती है। बोली का प्रयोग सरकारी कामकाज में नहीं होता, बल्कि किसी क्षेत्र विशेष के जन सामान्य के परस्पर व्यवहार या विचारों के आदान प्रदान में होता है। ड़, लिपि किसे कहते हैं? हिंदी भाषा की लिपि का नाम लिखिए। लिपि प्रत्येक भाषा को लिखने का कोई ना कोई ढंग होता है, कोई ना कोई विधि होती है जिसे लिपि कहा जाता है। अर्थात आप लिखेंगे कि किसी भी भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। हिंदी भाषा की लिपि का नाम बताइए। हिंदी भाषा की लिपि का नाम है देवनागरी। च, हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में कब मान्यता मिली? जैसे आपको मैंने पहले पढ़ाया था कि हिंदी भाषा को संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली। इसे इंग्लिश में भी बोल देती हूँ, 14 सितंबर 1949। व्याकरण किसे कहते हैं? इसके कितने रूप होते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? इसके कितने रूप होते हैं? तो लिखिए, व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम अपने किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना बोलना सीखते हैं। इसके कितने रूप होते हैं? इसके 3 रूप होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। आरंभ, इसमें आपका मां को आप आधा मां जो लिखा हुआ है इसको समाप्त कर देंगे और र के ऊपर एक बिंदी लगा देंगे। आ, र और आधा मां हट के बिंदी में बदल जाएगा र के ऊपर और भ, आरंभ। ख, हिंदी, इसमें आधा न जो है वो हट जाएगा और ह के ऊपर जो छोटी की मात्रा है उसके पास बिंदी लग जाएगी। ग, सुंदर, इसमें आधा न हट जाएगा और स के ऊपर बिंदी आ जाएगी। घ, पंडित, इसमें जो अड़े खाली आधा बना हुआ है यह हट जाएगा और प के ऊपर एक बिंदी आ जाएगी। ट, अंत, इसमें आधा ना हट जाएगा और अ के ऊपर एक बिंदी आ जाएगी। च, छ, इसके विसर्ग यानी 2 डॉट जो पीछे दिख रहे हैं विसर्ग वो हट जाएंगे और ह से हाथी आप इसके पीछे लिख लेंगे या ह से हल, विसर्ग हटा देना, छ ह छह। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, व्याकरण के बिना भाषा अधूरी होती है, यह भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करवाता है। ख,
भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक तथा लिखित। ग, गुजराती तथा हिंदी भाषाएं गुजरात राज्यों में बोली जाती हैं। घ, हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 यानी 1949 को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता मिली थी। ड़, भारतवर्ष में लगभग 1652, इंग्लिश में लिखिए 1652 भाषाएं बोली जाती हैं। च, अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम क्या है, बताइए जल्दी से। रोमन। छ, हिंदी व संस्कृत की लिपि देवनागरी है। ज, पंजाब में पंजाबी भाषा बोली जाती है। प्रश्न 4, सही वाक्य के सामने सही और गलत वाक्यों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। क, भाषा को हम बोलकर प्रकट करते हैं, सही। ख, भाषा के दो रूप होते हैं, सही। ग, व्याकरण भाषा को अशुद्ध बनाता है, गलत। घ, भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है, सही। भाषा और बोली में कोई अंतर नहीं होता है, गलत। च, लिखित भाषा स्थायी होती है, सही। इस प्रकार से छात्रों, आपका यह पाठ पूरा हो गया है। इसमें समस्त प्रश्नों के उत्तर आपको मौखिक रूप से मैंने बोले हैं। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर, यदि आपने यह पाठ ध्यान से सुना होगा, तो आप स्वयं कर सकते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको इसे समझाया है और आशा करती हूँ कि आप सभी को ये समझ में भी आया होगा। पाठ को बार बार समझें और उसके बाद प्रयास करें कि समस्त अभ्यास कार्य को स्वयं हल करें। यह व्याकरण है, इसमें आपका लेख बहुत सुंदर होना चाहिए। लिखते समय आपका, जब आप बोलते हैं, आपकी भाषा शुद्ध होनी चाहिए बोलते समय, और जब आप लिख रहे हैं तो उसमें मात्राओं का आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।